वेलकम ऑल बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने जनरेटर ऑपरेशन, कनेक्टेड टू आइसोलेटेड लोड और कनेक्टेड टू ग्रिड दोनों के बारे में बात की थी और जनरेटर कैपेबिलिटी डायग्राम बनाया गया था। आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। इनफैक्ट ये जो टॉपिक मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ ये पावर सिस्टम का मेन एरिया है, लेकिन अब वो लोग कितना पढ़ाएंगे कितना नहीं पढ़ाएंगे मैं नहीं जानता हूँ। तो मुझसे रिलेटेड जो है वो मैं बता रहा हूँ। ये बेटा रिलेटेड है सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट एट द टर्मिनल्स ऑफ एन अनलोडेड जनरेटर। समझ गया ना? तुम्हारा जनरेटर अनलोडेड है, लोड नहीं है, और उसके टर्मिनल्स पर सडन सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल मतलब थ्री फेज शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, इसका इन्वेस्टिगेशन है। समझ गए? तुमने नाम सुना होगा सब ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट वगैरह, पीरियड नाम सुना होगा, रिएक्टेंसेस का नाम सुना होगा, उसी का डिस्कशन आज। समझ गए? तो ये टॉपिक है जो तुम देखोगे यहाँ पे, सडन सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट एट द टर्मिनल्स ऑफ एन अनलोडेड सिंक्रोनस जनरेटर। तो इसको समझाने के लिए पहले मैं ओपन बोर्ड पे जाऊंगा, उसके बाद फिर वापस आएंगे इस पे। तो अभी ओपन बोर्ड पे चल रहा हूँ, ठीक है? देखो ये ओपन बोर्ड आ गया। इसमें समझो कि तुमको एक स्कीमेटिक डायग्राम बना देता हूँ हमारे जनरेटर का। ये सिंक्रोनस जनरेटर है। ओपन सर्किटेड है अभी, ये भी ओपन सर्किटेड है। यहाँ अपना कुछ रिएक्टेंस होगा और ये तुम्हारा टर्मिनल है। ये टर्मिनल है तुम्हारा। रिएक्टेंस अभी दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये ओपन सर्किटेड है। ओपन सर्किटेड है। रिएक्टेंस इसके बीच में दिखा देता हूँ तुमको। पहले इसको जनरल अभी ही नाम दूंगा, अभी मैं इसको और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक्स लिख दूंगा। ये एक्स है, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूँ, जे एक्स नहीं लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ये। और ये तुम्हारा ई एफ है। क्योंकि ये अनलोडेड है इसलिए टर्मिनल पर ई एफ तुमको मिल रहा होगा, ठीक है ना? अनलोडेड है। अब सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाए यहाँ, थ्री फेज शॉर्ट सर्किट, तब क्या होगा इसकी बात हो रही है। तो इससे पहले मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम लोगों ने कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम का नाम सुना है? कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम नहीं सुना है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये सब जानना चाहिए बेटा, थोड़ा अच्छी किताबें पढ़ा करो। देखो
और से सुनो मैं क्या कह रहा हूं. In a closed circuit having no no having no resistance or voltage source, the flux linkage cannot change. समझ गए? एक ऐसा क्लोज सर्किट जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो और कोई वोल्टेज सोर्स ना हो, उसका फ्लक्स लिंकेज कभी नहीं बदल सकता है. समझ गए? दिस इज नोन एज कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम. मैं लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे. हैंडराइटिंग की परवाह मत करना, विद इन इन्वर्टेड कॉमास लिख रहा हूं. इन ए क्लोज सर्किट क्लोज्ड कर दो, इन्हें क्लोज्ड सर्किट कर दो. एक मिनट में चेक करो. इन ए क्लोज्ड सर्किट हैविंग, मैं चेक कर रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं. हैविंग नो रेजिस्टेंस, NO नो, कोई रेजिस्टेंस नहीं. हैविंग नो रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स. ये एस है, ये भी एस है, या आई है. हैविंग नो रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स. पूरा ही कट गया. और वोल्टेज सोर्स. comma, the flux linkage cannot change. The flux linkage cannot change. Yeah, within inverted commas, cannot change. This is called constant flux linkage theorem. This is called constant flux linkage theorem. Constant flux linkage theorem. Linkage theorem. तुम लोगों ने नाम नहीं सुना था इसका? पहली बार सुन रहे हो? बताओगे मुझे कि पहली बार सुन रहे हो क्या? This is called constant flux linkage theorem. अब इसका मतलब क्या है ये समझो. देखो तुम्हारे सामने, तुमको नजर आ रहा है, ये मान लो एक कॉपर की रिंग है, क्लोज्ड पाथ है, कॉपर की रिंग है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है मान लो, और उसमें तुम्हारा एक फ्लक्स, कैसे दिखाऊं तुमको,
ये फ्लक्स लाइन इसमें ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब नॉर्थ पोल ऊपर से नीचे आ रहा है इसका। अब जैसे ही इसका तो फ्लक्स लिंकेज कुछ नहीं था शुरू में, मान लो कि कोई फ्लक्स लिंकेज का नहीं था, अर्थ का वगैरह का फील्ड समझने की जरूरत नहीं है, कोई फ्लक्स लिंकेज शुरू में नहीं था, और सडनली एक नॉर्थ पोल इस पर ऊपर से आने लगा। जैसे ही उसको ये अप्रोच करेगा और इसका फ्लक्स लिंकेज जाहिर चेंज हो रहा होगा, ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके अपने अंदर ही अंदर एक ऐसा करंट बनाएगा इस टाइप का। मतलब मेरी तरफ से अगर देखो, जैसे मैं बैठा हुआ हूं देखो, तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाएगा, जिसका फील्ड होगा ऊपर की तरफ। तो मतलब नॉर्थ पोल जो आ रहा था बाहर का, वो इसके अंदर नॉर्थ पोल बनेगा जो उसको रिपेल करना चाहेगा कि भैया तुमको आने नहीं देंगे, नहीं तो मेरा फ्लक्स लिंकेज चेंज हो जाएगा। समझे? उसको अपना कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज रखना है, इसलिए जैसे ही ये अप्रोच करेगा बाहर का नॉर्थ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल, वैसे ही इसके अंदर एक करंट होगा जो कि इसको अपोज करेगा और अपने फ्लक्स लिंकेज को चेंज नहीं होने देगा। कब तक? कब तक? अगर रेजिस्टेंस वाकई जीरो है तो इनफाइनाइट टाइम तक नहीं होने देगा। लेकिन तुम जानते हो कि हर चीज में ऊपर वाले ने रेजिस्टेंस रखा है। ये छोटी सी कॉपर की रिंग है, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, तो फिर वो करंट डिके करेगा अकॉर्डिंग टू द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस रिंग। समझ गए? ये है कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज का कंसेप्ट। उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए होगे। मतलब अगर इसको मैं ड्रॉ करके तुमको दिखाऊं, तो जैसे तो एक ग्राफ से तुमको दिखाता हूं। ये मान लो कि मैं बना रहा हूं, अरे यार सीधा बनाओ ना, ये हमेशा गलती हो जाती है बेटा, तुम लोग माफ कर देना हमको। ये है वाई एक्सिस पे मैं करंट प्लॉट करूंगा, रिंग वाला जो करंट, और इधर टाइम प्लॉट करूंगा। ये टाइम है, और ये करंट। लिख भी देता हूं, करंट एंड टाइम। वाई एक्सिस पर करंट है, ये करंट है, और इस तरफ टाइम है। तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, या जीरो टाइम है। ये वो टाइम है जिस वक्त ऊपर से फ्लक्स बढ़ना शुरू किया रिंग की तरफ, मतलब नॉर्थ पोल अप्रोच करने लगा, और इसको एहसास हो गया कि हमारी तरफ एक नॉर्थ पोल आ रहा है। उस केस में क्या होगा वो अब मैं तुमको दिखा रहा हूं। इसको मैं रेड से दिखाता हूं। सडनली एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो एक करंट शूट करेगा, शूट अप, ये करंट चला, इतना चलेगा कि वो उस नॉर्थ पोल आने वाले को इतना रिपेल कर दे कि वो अपनी जगह रुक जाए। समझ गए? अपनी जगह रुक जाए। अगर अगर इस रिंग का रेजिस्टेंस जीरो होता तो यह करंट इनफाइनाइट टाइम तक कांस्टेंट हो जाता, नो रेजिस्टेंस। सोचो आंख बंद करके कि अगर फ्लक्स लिंकेज नहीं चेंज हो पाता तो कभी भी तुम लोग को इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल पाता? कभी नहीं मिल पाता, इसलिए कि फ्लक्स चेंज नहीं होता,
इंड्यूस्ड ईएमएफ होता नहीं, इसलिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए तो डी लैम्डा बाई डी टी चाहिए ना बेटा। देखो ऊपर वाले की कितनी मेहरबानी है कि रेजिस्टेंस जैसी चीज जिसको तुम लोग हमेशा गाली देते हो ना, जैसे सिंक्रोनस रिएक्टेंस को गाली देते थे पहले, तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस ने तुमको बता दिया था कि जी नहीं, हम हैं तभी सिंक्रोनाइजिंग पावर है, वैसे ही रेजिस्टेंस है तभी आपका वोल्टेज इंड्यूस होगा। इसलिए कि रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली फ्लक्स लिंकेज को चेंज करेगा, समझ गए? और जब फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। तो दुनिया के जितने जनरेटर हैं वो सब इसीलिए काम करते हैं कि फ्लक्स लिंकेज चेंज होता है। अगर फ्लक्स लिंकेज चेंज न होता तो हम लोग हमेशा अंधेरे में बैठे रहते, केरोसिन तेल की लालटेन जला के बैठे रहते। या अगर बैटरी का आविष्कार हो गया होता तो बैटरी से कुछ काम करते होते। ये जो मेगावाट और गीगावाट तुम देख रहे हो कुछ नहीं होता। तुम सोचो ऊपर वाला कितना मेहरबान है हम लोगों पर। उसने रेजिस्टेंस डाल दिया हर चीज में। इस कॉपर रिंग में भी रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका जो एक्चुअल डिके होगा, ये करंट राइज किया उसके बाद ये एक्चुअली डिके कर जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूं। ये ऊपर वाला समझो कि रेजिस्टेंस नहीं है, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। चलो यार, हाँ, अब एक्चुअली क्या होगा वो देख लो। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा लेकिन काम चल जाएगा। एक्चुअली ये करंट राइज करके वक्त के साथ साथ डिके कर जाएगा। देखो, अब ये डिके करता चला जा रहा है। अब डिके करते हुए फाइनली फिर ये जो रिएक्शन का करंट है वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिकेज विथ इट्स टाइम कांस्टेंट। डिकेज with own time constant with कुछ होगा ना बेटा, रिंग का कुछ एल होगा कुछ आर होगा, तो एल बाई आर टाइम कांस्टेंट होता है। डिकेज विथ ओन टाइम कांस्टेंट, ओन टाइम कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम सच पूछो तो लोगों ने फैराडे को मशहूर कर दिया और लेंस को मशहूर कर दिया, लेकिन फैक्ट यही था कि कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज ही थ्योरम सबकी जननी है, समझ गए? कैनॉट चेंज। लेकिन चूंकि टाइम कांस्टेंट है इसलिए चेंज हुआ, और जब चेंज हुआ तो फैराडे लॉ भी लगा, लेंस लॉ भी लगा, सब कुछ लगा, राइट? अब इसका ताल्लुक क्या है उस टॉपिक से जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इस पर आओ। देखो, हमारा अनलोडेड जनरेटर है, यहां पर ये अनलोडेड जनरेटर है, ठीक है? तीन फेज है, फील्ड एक्साइटेड है, तो हर फेज का एक फ्लक्स लिंकेज होगा, है ना बेटा? तीनों फेज 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट है ना स्पेस में, तो हर का फ्लक्स लिंकेज अलग अलग होगा। तो हम लोग उस फेज को कंसिडर करेंगे जिसका इनिशियल फ्लक्स लिंकेज जीरो है, मतलब उस वक्त उसमें कोई इनिशियल फ्लक्स लिंकेज नहीं है जिस वक्त शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब तुम आंख बंद करके सोचो कि फ्लक्स लिंकेज जिस फेज का जीरो होगा उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएफ मैक्सिमम होगा कि नहीं? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है ना बेटा फ्लक्स लिंकेज के साथ,
तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा। और जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट तो रिएक्शंस के थ्रू होता है, तो वो शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 90 डिग्री लैग करेगा अपने एक्साइटेशन वोल्टेज से। मतलब अगर ईएफ पीक पर है, मैक्सिमम पर है, तो तुम्हारा IA आर्मेचर करंट 0 से स्टार्ट होगा। समझ गया? तो मैं उसी फेज को कंसिडर कर रहा हूं जिसका इनिशियल फ्लक्स लिंकेज 0 है। ठीक है? अब उसमें होगा क्या? जैसे ही तुम शॉर्ट सर्किट करोगे, मान लो कि यहां पर तो जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं। मान लो कि तुम्हारा रोटर मैं बना रहा हूं, एक ही पोल बनाऊंगा, रोटर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सेलिएंट पोल बनाऊंगा ताकि समझने में आसानी हो तुम लोगों को। देखो, सेलिएंट पोल बना रहा हूं मैं। तुम जानते हो इसका प्रोफाइल कैसा होता है? चैम्फरिंग करते हैं इस पोल की, तो जो एयर गैप होता है वो डायरेक्ट एक्सिस से मिनिमम होता है, और जैसे जैसे हम लोग किनारे की तरफ बढ़ते हैं गैप बढ़ता चला जाता है। तो वो मैं बना रहा हूँ। बहुत सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है, लेकिन तुम्हारा काम चल जाएगा। मान लो कि ये तुम्हारा नॉर्थ पोल था, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल था, इसलिए कि जो इसकी फील्ड वाइंडिंग थी वो मैं दिखाऊं, इसमें इस तरफ क्रॉस था सारा, ये सारा क्रॉस है, ये सारा क्रॉस है राइट हैंड साइड में, मतलब मेरी तरफ से अगर देखोगे, और ये सारा डॉट है, ये डॉट है। ये फील्ड वाइंडिंग दिखा रहा हूं मैं, जो कि डीसी करंट से एक्साइटेड होगी। ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि इसका अपना जो फ्लक्स है फाई एफ, जो एफ एफ है, वो डायरेक्टेड होगा इस तरफ, एफ एफ या फाई एफ कह लो, एफ एफ फील्ड है, जिसकी वजह से फ्लक्स रहा होगा, एफ एफ है, ये फाई एफ है। अब शॉर्ट सर्किट हुआ। जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो तुम जानते हो कि डेड शॉर्ट सर्किट तुम कर रहे हो, तो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग होगा, इसलिए कि रिएक्टिव पाथ है ना बेटा, 90 डिग्री लैग कराएगा वो करंट, 90 डिग्री वो करंट लैग करेगा। ठीक है? इसलिए जो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट होगा तुम जानते हो वो डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग होगा।
जिसका मतलब यह है कि मैं दिखाऊं तुमको फाई ए आर इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। और से देखो, फाई ए आर ऊपर से नीचे की तरफ इसमें आ रहा होगा। यह है फाई ए आर। फाई ए आर यहां से दिखा दूं, यहां से दिखा सकता हूं, यहीं से देख लो। इसको डायरेक्टली डीमैग्नेटाइज करने के लिए पहुंच रहा है एफ ए आर, मतलब फाई ए आर, आर्मेचर एमएमएफ। एफ ए आर, जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स आ गया है, फाई आर, म्यूचुअल पाथ में। ठीक है, अब तुम गौर से देखो, जैसे ही ये फाई ए आर आएगा, फ्लक्स लिंकेज तो इस फील्ड वाइंडिंग का चेंज होने लगेगा ना भाई। पहले मान लो कि इसका फ्लक्स लिंकेज था एन एफ इंटू फाई एफ, नंबर ऑफ टर्न्स फील्ड के एन एफ इंटू आई एफ थे, एन एफ इंटू फाई एफ था फ्लक्स लिंकेज। अब डायरेक्टली डिमैग्नेटाइज हो रहा है, तो जो नेट फ्लक्स इसके थ्रू वाइंडिंग के बीच से जा रहा है वो फाई एफ माइनस फाई आर हो जाएगा ना, जिसका मतलब कि चेंज हो रहा है, और इसको मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए इसमें एडिशनल करंट ये देगा। मैं इसके बगल में एडिशनल करंट दे देता हूं, यहां पे एडिशनल करंट आ जाएगा थोड़ी देर के लिए। एडिशनल करंट येलो से दिखा दूं, ये एडिशनल करंट समय आ गया। अब जब एडिशनल करंट आ गया तो नेट फील्ड एमएफ बढ़ गया ना बेटा, नेट फील्ड एमएफ बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इसलिए कि आर्मेचर रिएक्शन इसको डिमैग्नेटाइज करना चाह रहा था और इसके फ्लक्स लिंकेज को चेंज करना चाह रहा था। तो कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम बताता है कि फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए फील्ड रिएक्ट किया। तो जाहिर है फिर ये जो करंट है ये फील्ड टाइम कांस्टेंट के हिसाब से बाद में डिके कर जाएगा, इसलिए कि फील्ड म्यूचुअल रेजिस्टेंस होता है। अब जरा इससे आगे की बात मैं तुमको बताता हूं। तुम डैम्पर वाइंडिंग याद है तुमको? डैम्पर वाइंडिंग याद है ना? तुम गौर से देखो, मैं डैम्पर वाइंडिंग तुमको दिखा रहा हूं यहाँ। ये डैम्पर वाइंडिंग के बार्स हैं। एम्बेडेड इन द पोल फेस। ठीक है, इसका भी फ्लक्स लिंकेज अपना शुरू में फाई एफ के हिसाब से रहा होगा, जितनी भी अफेक्टेड टर्न्स डैम्पर वाइंडिंग में होंगे। लेकिन जैसे ही ये ऊपर से डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन आ गया, ये भी रिएक्ट करेगा ना, ये छोटू भी तो रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? ये इस पाथ में, इस कंडक्टर देख लो, इस जो कंडक्टर से राइट साइड में, इनमें क्रॉस हो जाएगा, इनमें क्रॉस हो जाएगा। ये क्रॉस है बेटा, क्रॉस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, छोटा है गया है ना, ये क्रॉस हो जाएगा, देखो, और ये सब डॉट हो जाएंगे, ये सब डॉट हो जाएंगे, देख लो। क्यों? ये भी चाहेगा कि इसका फ्लक्स लिंकेज सेम रहे, चेंज ना हो, तो ये भी इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कर देगा।
तब गौर करो, ओरिजिनल जो एमएफ था फील्ड में वो तो सिर्फ इन कंडक्टर्स की वजह से था, एडिशनल ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, नतीजा क्या हुआ कि उस वक्त इफेक्टिव एक्साइटेशन आपका बढ़ गया, तो ये बढ़ गया, इसलिए शॉर्ट सर्किट करंट ऑलमोस्ट 8 to 10 times ऑफ द रेटेड वैल्यू बढ़ जाता है। समझ गए? अच्छा, अब होता क्या है कि चूंकि डैम्पर वाइंडिंग का टाइम कांस्टेंट बहुत छोटा होता है, इसलिए ये करंट चलता है तकरीबन 2 से 3 साइकिल, डिपेंड करता है मशीन पे, आमतौर पर 2 साइकिल से 3 साइकिल चलता है, मैक्सिमम 5 साइकिल तक चला जाएगा, लेकिन ज्यादातर 2-3 साइकिल पे तक ये चलता है, और उस वक्त का करंट 8 to 10 times ऑफ द रेटेड करंट हो जाता है। उसके बाद ये डिके कर जाता है। जब ये डिके कर जाता है तो चूंकि फील्ड का टाइम कांस्टेंट लंबा है, फील्ड का टाइम, ये कहां से आ गया, ये लाल जाएगा, हाँ चला गया, क्योंकि फील्ड का टाइम कांस्टेंट लंबा है, इसलिए फिर वो डिके करता है विद फील्ड टाइम कांस्टेंट। शुरू में सब ट्रांजिएंट पीरियड डिके कैसे करेगा, डैम्पर टाइम कांस्टेंट से, जो कि 2-3 साइकिल में डिके कर जाएगा। उसके बाद फिर फील्ड टाइम कांस्टेंट पिक्चर में आएगा। फील्ड का चूंकि इंडक्टेंस ज्यादा होता है, जिसका टाइम कांस्टेंट लंबा होता है, तो ये तकरीबन समझो कि 10 साइकिल्स to 30 साइकिल्स चलता है, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन। 10 साइकिल, 20 साइकिल, 30 साइकिल तक चलता है। उसके बाद फिर तुम स्टेडी स्टेट पीरियड में आ जाते हो, जब चीजें स्टेबलाइज कर जाती हैं, सब खत्म हो जाता है। अब उन्हीं की वेव शेप्स हम देखना चाहते हैं, और बाद में वो रिएक्टेंसेस वगैरह के वैल्यू भी निकालना चाहते हैं। ये बात तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम ने यह किया कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट की वजह से आर्मेचर रिएक्शन डायरेक्टली डिमैग्नेटाइजिंग हुआ और फ्लक्स लिंकेज डैम्पर वाइंडिंग का भी चेंज होने लगा और फील्ड वाइंडिंग का भी चेंज होने लगा, दोनों ही रिएक्ट किए और दोनों अपने फ्लक्स लिंकेज को मेंटेन करने के लिए ऐसे करंट्स खुद ही अंदर जनरेट कर गए जिनका कोई सपोर्टिंग सेपरेट वोल्टेज सोर्स नहीं है। याद रखो, कोई सेपरेट वोल्टेज सोर्स इनको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, खुद जनरेट हो गया ये, इसलिए कि फ्लक्स लिंकेज को कांस्टेंट रखना था, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस होता है इसलिए डिके कर गया। उसी चीज को हम लोग देखेंगे और उसी बेसिस पर हम लोग सब ट्रांजिएंट पीरियड और स्टेडी स्टेट पीरियड डिफाइन करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली द रिएक्टेंसेस आर कॉल्ड सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एंड द यूजुअल स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस, जिसको तुम लोग सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहते हो। ठीक है बच्चों, तो अब फिर मैं चलता हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ, उस डायग्राम की तरफ अब तुमको चल करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो, वी आर बैक। सडन सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट एट द टर्मिनल्स ऑफ एन अनलोडेड सिंक्रोनस जनरेटर। इससे जो रेटेड होता है ये सब ट्रांजिएंट एंड ट्रांजिएंट रिएक्टेंस होता है। समझो कि यही टॉपिक हमारा रहेगा, सब ट्रांजिएंट एंड ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, और ये होता है सडन सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट के नतीजे में। अब देखो, मैं तुमको दिखा रहा हूं फेज ए बी सी का करंट, समझे? गौर से देखो, इनिशियल फ्लक्स लिंकेज फेज ए में भी है, फेज बी में भी है, फेज सी में भी है। हमने मान लिया था ना कि इनिशियल फ्लक्स लिंकेज 0 होगा, लेकिन एक्चुअली फ्लक्स लिंकेज कुछ ना कुछ रहा होगा, इसलिए जितने भी सब ट्रांजिएंट पीरियड वगैरह करंट्स आएंगे उनमें एक डीसी ऑफसेट होगा, इसलिए कि इनिशियल फ्लक्स लिंकेज है। समझ रहे हो? ये डीसी ऑफसेट, डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये डीसी कंपोनेंट कहलाते हैं, इसके हम लोग डीसी ऑफसेट कहते हैं, डीसी ऑफसेट। लेकिन ये याद रखो कि IA प्लस IB प्लस IC इज इक्वल टू 0 होना है हमेशा। 3 फेज सिस्टम है बेटा, बैलेंस फॉल्ट है, सिमेट्रिकल फॉल्ट है, तो IA प्लस IB प्लस IC तो इज इक्वल टू 0 होगा। तो हर इंस्टेंट पे तुम अगर इसको मॉनिटर करोगे तो IA प्लस IB प्लस IC इज इक्वल टू तुमको 0 मिलेगा हर इंस्टेंट पे।
यहाँ का वैल्यू देखो, यहाँ का वैल्यू देखो, सब मिला करके आई ए प्लस आई प्लस आई सी इज इक्वल टू 0 होगा। इसलिए तुम इसका जो डीसी ऑफसेट देख रहे हो, मान लो कि ये निगेटिव की तरफ है, तो ये करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव की तरफ होगा, ये निगेटिव की तरफ होगा। दोनों एक दूसरे के सब एक दूसरे को ऑफसेट भी कैंसिल करेंगे। तो अब मैंने तुमको कहा था कि हम लोग एनालिसिस पर्पस के लिए ये मान करके चलेंगे कि इनिशियल फ्लक्स लिंकेज 0 है। तो जब इनिशियल फ्लक्स लिंकेज 0 होगा तो ये डीसी ऑफसेट 0 हो जाएगा। तो जो तुम्हारी वेव होगी वो सिमेट्रिकल हो जाएगी अबाउट द एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल वेव हो जाएगी। वो अब मैं तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, तो मैंने ये किया, एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि उस स्टोरेज ऑसिलोस्कोप पे ले लेते हैं उसका पैटर्न, और जिस फेज में सबसे कम डीसी ऑफसेट होता है उस डीसी ऑफसेट को रिमूव कर देते हैं। तो जैसे ही रिमूव करते हैं ये वेव इस किस्म की हो जाती है। इसलिए कि ऐसा इंस्टेंट लेना जबकि इनिशियल फ्लक्स लिंकेज 0 हो और इसी को शॉर्ट सर्किट करना ये इम्पॉसिबल है। तो वेव जैसी भी आए उसका डीसी ऑफसेट को रिमूव कर देते हैं और वेव ऐसी हो जाती है। ठीक है, अब गौर से देखो, ये जो सब ट्रांजिएंट पीरियड है बेटा, जिसमें करंट बहुत हाई चला गया, जो मैंने कहा था कि 8 to 10 टाइम्स रेटेड करंट चला जाता है, ये तकरीबन 2 to 3 साइकिल्स, मैक्सिमम मैंने कहा 5 साइकिल्स। लेकिन बड़े जनरेटर्स में तुम लोग जानते हो 400 केवी की लाइन होती है, उसमें जो फॉल्ट क्लियरेंस का हम लोग टाइम देते हैं वो कितना देते हैं, कुछ अंदाजा है तुमको? पावर सिस्टम वाले पढ़ाते हैं कुछ? नहीं पढ़ाते हैं। 400 केवी के नेटवर्क में फॉल्ट क्लियरेंस टाइम हम लोग देते हैं 80 मिली सेकेंड टोटल। जिस वक्त से फॉल्ट आया और सर्किट ब्रेकर की फाइनल ओपनिंग तक 80 मिली सेकेंड हम टाइम देते हैं, मतलब 4 साइकिल। अब सोचो कि अगर तुम्हारा सर्किट ब्रेकर ही 2.5 साइकिल्स का हो तो 50 मिली सेकेंड तो वही खा गया। तो तुम सोचो कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिली सेकेंड है पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब डिटेक्ट द फॉल्ट, मेजर द फॉल्ट एंड सेंड ए सिग्नल टू क्लियर द फॉल्ट। अब उसमें मेन रिलेज, ऑक्सिलरी रिलेज सब आ जाती हैं। अब सोचो कि इसी 30 मिली सेकेंड में सब कुछ हो जाना है, तो सब ट्रांजिएंट पीरियड 1.5 साइकिल का हो गया। इसीलिए हम तुमको कह रहे थे कि बड़े जनरेटर्स में आमतौर पर 2 साइकिल से 3 साइकिल से ज्यादा की जरूरत नहीं है। छोटे जनरेटर्स इनमें 100 मिली सेकेंड वगैरह में क्लियर करते हैं टोटल, तो उसमें हो सकता है कि 3-4 साइकिल 5 साइकिल तक चला जाए, लेकिन तुम 2-3 ही साइकिल समझो। ठीक है, और ये जो सब ट्रांजिएंट पीरियड इन्वेलप है ना बेटा, ये जो स्पे पीरियड का है, ये कंट्रोल होता है डैम्पर टाइम कांस्टेंट से, डिकेज विथ डैम्पर टाइम कांस्टेंट। तुम यहाँ पर चाहो तो लिख दो, लेकिन यहाँ तो लिखने में प्रॉब्लम होगा ना बेटा, ये तो हमेशा तुमको तंग करेगा। डिकेज विथ डैम्पर टाइम कांस्टेंट मैं लिखने के लिए देखता हूँ, लेकिन अगर लाइन खिंच जाएगी तो डोंट वरी। सब ट्रांजिएंट पीरियड डिकेज देखो आ गया, ये बदतमीज है ही। डिकेज विथ ए चलने नहीं देगा, विथ डैम्पर टाइम कांस्टेंट। छोड़ो इस बेटा, हम इसको खत्म कर देते हैं, कहीं और तुमको बता देंगे, तुम लोग याद रखोगे। जबानी मेरी बात, जबानी ये बात याद रखना। इसको हटाओ, ये रेजो लिंक मिटा दिया हमने, इससे बेहतर लेजर पॉइंटर निकाल देते हैं। ये जो पीरियड है ना बेटा 2-3 साइकिल का, यह सब ट्रांजिएंट पीरियड कहलाता है, एंड दिस डिकेज अकॉर्डिंग टू द डैम्पर टाइम कांस्टेंट। क्योंकि डैम्पर टाइम कांस्टेंट बहुत छोटा होता है, इसलिए बस 2-3 साइकिल में खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रांजिएंट पीरियड, यह ट्रांजिएंट पीरियड,
ये मैं जैसा मैंने बताया 10 साइकिल से लेकर के 20-30 साइकिल तक चला जाता है, इसलिए कि डैम्पर का टाइम कांस्टेंट लंबा होता है। डैम्पर हाईली इंडक्टिव होता है ना बेटा, एल इज वेरी 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 डोमिनेंट ओवर आर, तो एल बाई आर रेशियो लंबा बड़ा होता है। तो ये ट्रांजिएंट पीरियड होता है। उसके बाद फिर स्टेडी स्टेट आ जाता है। तो देखो, जो ट्रांजिएंट सब ट्रांजिएंट पीरियड होता है वो हम लोग काम में लेते हैं फॉल्ट क्लियरेंस वगैरह के, फॉल्ट एनालिसिस, फॉल्ट क्लियरेंस, इसलिए कि फॉल्ट यही 2-3 साइकिल में क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। और उसके लिए करते क्या है, ये जो एनवेलप है ना, इस एनवेलप को एक्सट्रापोलेट कर देते हैं, यहां पर जाके मिल गया। तो मान लेते हैं कि ये वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है इस करंट का इस पीरियड में, ठीक है। तो जो एक्साइटेशन वोल्टेज तुम्हारा था ई एफ, वो यहाँ इतना जो करंट है उसको डिवाइडेड बाय रूट 2 कर दो आरएमएस वैल्यू के लिए, तो वो तुमको दे देता है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, जिसको हम लोग एक्स डी डबल डैश कहते हैं, एक्स डी डबल डैश, ठीक है। उसके बाद फिर ये ट्रांजिएंट एनवेलप होता है। ये जो ट्रांजिएंट एनवेलप है इसका जो रिएक्टेंस होता है उसमें इस एनवेलप को हम एक्सटेंड करते हैं, वो यहां तक मिलता है जाकर के। तो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को हम लोग डिफाइन कर देते हैं ई एफ, जो मतलब एक्साइटेशन वोल्टेज था बिफोर शॉर्ट सर्किट, ई एफ डिवाइडेड बाई दिस करंट डिवाइडेड बाई रूट 2। तो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस यूज कहां करते हैं, तुमको याद होगा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडीज किया है कि नहीं किया है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडीज में इस वैल्यू को यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है एक्स डी डैश। डबल डैश कहते हैं सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को, एक्स डी डैश कहते हैं ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को। तो ये डिके करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम कांस्टेंट ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। उसके बाद फिर स्टेडी स्टेट पहुंच जाता है। तो स्टेडी स्टेट वाले एनवेलप को तुम स्ट्रेट एक्सट्रापोलेट कर दो। अब इतना जो करंट तुम मिल रहा है वो स्टेडी स्टेट का शॉर्ट सर्किट करंट है, तो ये डिवाइडेड बाय इतना बाय रूट 2 कर दो, तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस मिल जाएगा, जिसको हम लोग सीधे एक्स डी कहते हैं। समझ गए, ये है, ये देख लो गौर से, ये सिग्निफिकेंस है सब ट्रांजिएंट पीरियड और स्टेडी स्टेट पीरियड का, ठीक है। अब वैल्यूज मैं तुमको दिखा रहा हूं, गौर से देखो। मैंने इसमें अब मार्क कर दिया, गौर से देखो। सब ट्रांजिएंट पीरियड का जो एनवेलप गया है वो सी पर आकर के मिला है। तो ओसी इज द पीक वैल्यू एट द इंस्टेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट। अकॉर्डिंगली सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस यहां पर पढ़ लो, एक्स डी डबल डैश इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ओ सी बाई रूट 2, और इसी को सब ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। ये करंट है सब ट्रांजिएंट करंट, जिसको आई डबल डैश से इंडिकेट करते हैं। आमतौर पर इसका जो वैल्यू होता है ना बेटा, वो होता है लीकेज रिएक्टेंस के बराबर। इसका जो वैल्यू होता है, फिर वही पेन हम निकालेंगे तो ये तंग करेगा, लेकिन क्या करें, ट्राई तो करना ही है। इसका जो वैल्यू होता है ये ऑलमोस्ट लीकेज रिएक्टेंस के बराबर होता है। देखो, छूटते ही बदतमीजी किया इसने, ऑलमोस्ट ये एक्सएल के बराबर होता है, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। तुम ये जानते हो इसका वैल्यू होता है पर यूनिट में दिखाओ तो 0.1 पर यूनिट से लेकर के 0.15 पर यूनिट कर लो, 0.1 पर यूनिट टू 0.15
15 पर यूनिट। आमतौर पर 12% होता है, 10 से 12% होता है, उससे ज़्यादा लीकेज रिएक्टेंस नहीं होता है, लेकिन चलो 15% तक करने मार्जिन दे दिया। अब इसके बाद आता है ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। तुम देखोगे इसका एनवेलप यहाँ चला गया है, तुमको नजर नहीं आ रहा होगा, लेजर पॉइंटर निकालना पड़ेगा। इसका एनवेलप यहाँ जा रहा है, एक्स्ट्रापोलेट तुमने किया, बी पे जाके मिला, तो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस क्या कहलाएगा? एक्स डी डैश इज इक्वल टू एफ बाई ओ बी बाई √2 इज इक्वल टू एफ बाई आई डैश इज सब ट्रांजिएंट करंट। इसका वैल्यू समझो कि कितना बताऊं मैं, 30% तक समझ लो, 25% टू 30%। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.25 पर यूनिट, मतलब 25%, टू आमतौर पर 0.3 पर यूनिट। उसके बाद फिर स्टेडी पीरियड आ जाता है, वो तो तुम जानते हो, सिंक्रोनस रिएक्टेंस का वैल्यू और शॉर्ट सर्किट रेशियो वगैरह में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एनवेलप चला जाएगा ये, इसने हिट किया एक्स्ट्रापोलेट करके ए पॉइंट पे, तो ई एफ अपॉन ओ ए बाई √2, उसको एक्स डी कहते हैं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, डायरेक्ट एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ई एफ बाई आई इज द स्टेडी स्टेट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट नॉर्मल। अब इसका वैल्यू तुम जानते हो कि 1 पर यूनिट से लेकर के 2 पर यूनिट तक हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन। पेन कहाँ चला गया? इसका वैल्यू तुम समझो कि 1.0 पर यूनिट। देखो हर जगह ये बदतमीजी करता है। 2.0 इज इवन हायर, थोड़ा हायर भी हो सकता है, इसलिए कि आजकल लोग शॉर्ट सर्किट रेशियो को छोटा से छोटा करते चले जा रहे हैं, तो हमने 2.0 पर यूनिट लिख दिया। ठीक है, देखते हैं मिटा करके ये सब जो बदतमीजी आ गई है, कुछ मिट भी सकता है। ये मिटा तो कुछ गया नहीं ना, ये मिटा तो क्या गया? देखेंगे फिर इसको ठीक ठाक करके। इसमें यू चला गया, इसमें क्या क्या चला गया, ट्राई करते हैं एक बार, शायद कामयाबी मिल जाए। पेन मैंने कह दिया था कि एक्सेल के बराबर होता है, लीकेज रिएक्टेंस के बराबर होता है ऑलमोस्ट। तुम देखो ना, जब डेड शॉर्ट सर्किट हो जाता है और डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन हो जाता है, तो जो ईआर होता है वो आई ए एक्सेल के बराबर होता है ना, नहीं याद है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट जाके पढ़ो, जो रिजल्टेंट एयर गैप वोल्टेज होता है वो आई ए एक्सेल के बराबर होता है, इसीलिए जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस का वैल्यू होता है वो ऑलमोस्ट एक्सेल के बराबर हो जाता है, समझे? तो लीकेज रिएक्टेंस 0.1 पर यूनिट से लेकर के 0.15 पर यूनिट होता है। टू 0.15 पर यूनिट, यू भी लिखना जरूरी है, चलो बच गया। और ट्रांजिएंट रिएक्टेंस 0.25 पर यूनिट। अब ये बदतमीजी हो गई,
पता नहीं ये क्यों होता है ऐसा। बड़ा इसका 0.25 पर यूनिट, उसको जरा दूर दूर करके लिखते हैं, शायद कुछ फायदा हो जाए इससे। कहाँ से होगा? पर यूनिट टू 0.3 पर यूनिट, ठीक है। और ये हो गया 1.0 पर यूनिट, पर यूनिट, इसमें एक लाइन आ गई टू 2.0 पर यूनिट। एक आखिरी चांस ले लेते हैं इसको मिटाने का। यहाँ क्या बचा? देखते हैं। मैं जल्दी हिम्मत नहीं हारता हूँ ना, इसीलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। ये पर यूनिट में लिखना चाह रहा था, पर यूनिट टू 0.3 पर यूनिट, ठीक है। इसको भी मैं लिखना चाह रहा था पर यूनिट। हो गया, ठीक है। तो ये है कहानी बेटा, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस की। सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस का यूज कहाँ है? फॉल्ट एनालिसिस में, सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग में, रिले सेटिंग में, ये सब में इसका यूज किया जाता है। ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडीज में, इक्वल एरिया क्राइटेरियन, रंग कट्टा मेथड वगैरह जो होता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडीज का, उसमें यूज किया जाता है। और स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस नॉर्मल ऑपरेशन में, स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में जो कितना पावर हो गया, क्या करंट होगा, सब तुम लोग जानते हो, सिंक्रोनस रिएक्टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, गुड। अब देखो, मैं तुमको फिर ले जा रहा हूं ओपन बोर्ड पे। ओपन बोर्ड पे ले जा करके मैं तुमको दिखाऊंगा कि कैसे वो लिख दूंगा जो यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया, और दिखाऊंगा कि फील्ड करंट का बिहेवियर क्या होता है, वो भी दिखा दूंगा अलग से। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ ओपन बोर्ड की तरफ। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ कि सब ट्रांजिएंट पीरियड किससे कंट्रोल होता है, ट्रांजिएंट पीरियड किससे कंट्रोल होता है, ये तुम्हारे रिकॉर्ड में चला जाएगा। देखो, ब्लैक ही से लिखता हूँ, सब ट्रांजिएंट पीरियड, सब ट्रांजिएंट पीरियड। ये 2 to 3 साइकिल्स मैं लिखता हूँ, 2 to 3 लिखता हूँ, 5 तक जा सकता है लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। 2 to 3 साइकिल्स, आजकल मॉडर्न जमाने में इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। 2 to 3 साइकिल्स, सब ट्रांजिएंट पीरियड, एक कोलन दे दिया, 2 to 3 साइकिल्स, फुल स्टॉप के बाद में लिखता हूँ डिकेज विथ डैम्पर टाइम कांस्टेंट, डिकेज with damper time constant, damper time constant।
डैम्पर टाइम कांस्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, decides the value of of क्या, XD डबल डैश सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। अब तो याद हो ही गया होगा तुमको, डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ XD डबल डैश, ये है सब ट्रांजिएंट पीरियड पहला। उसके बाद दूसरा ट्रांजिएंट पीरियड, यहां पर मैं ये भी लिख दूं कि यूज्ड फॉर फॉल्ट एनालिसिस, used during fault analysis, during used during fault analysis। वही सर्किट ब्रेकर खुलने का डिसीजन, रिलेज को ऑपरेट करने का डिसीजन, वही मैं बताया ना, डिटेक्ट द फॉल्ट, मेजर द फॉल्ट, कंपेयर द फॉल्ट एंड देन इशू कमांड, ये सब इसी पीरियड में हो जाता है। यूज ड्यूरिंग फॉल्ट एनालिसिस कर देता हूं। ये है एनालिसिस, ठीक है। अब दूसरा कर लेते हैं ब्लैक से, ट्रांजिएंट पीरियड। ये ट्रांजिएंट पीरियड, ये 10 to 30 साइकिल्स, 10 to 30 साइकिल्स चलता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मशीन। to 30 cycles, decays with field time constant, decays with field time constant, मतलब जो इसका एनवेलप है वो डिके करता है फील्ड टाइम कांस्टेंट के हिसाब से। डिकेज विथ फील्ड टाइम कांस्टेंट, ठीक है। डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ XD डैश, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस का वैल्यू डिसाइड करता है, डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ XD डैश ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, समझ गए। XD dash used during transient stability studies, रेड से लिख रहा हूं, used during transient stability studies,
पढ़े हो तुम लोग? पढ़ लेना पावर सिस्टम में। इक्वल एरिया क्राइटेरियन, पॉइंट बाय पॉइंट मेथड, रंगे कट्टा मेथड, ये सब उसमें आता है। यूज ड्यूरिंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडीज। ड्यूरिंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस कर देता हूं। स्टेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, यूज ड्यूरिंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस या स्टडीज। अब स्टेडी स्टेट डिके करता नहीं है। स्टेडी स्टेट पीरियड, steady state period, continuous after transient period, continuous 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 after transient period. After transient period. Decides the value of xd. Decides the value of decides the value of xd, that is synchronous reactance. यूज कहाँ होगा? नॉर्मल ऑपरेशन। Used for normal operation studies. Used for used for normal operation during steady state. During steady state. Used for operation during steady state. हो गया, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है तुम्हारे लिए। अब मैं तुमसे ये कह रहा था कि जरा हम तुमको फील्ड करंट का पैटर्न भी दिखाना चाहते हैं। इस पेज तो जगह नहीं है, यहाँ दिखाते हैं। फील्ड करंट, फील्ड करंट
आफ्टर शॉर्ट सर्किट लिख देता हूं मैं। फील्ड करंट आफ्टर शॉर्ट सर्किट। फील्ड करंट आफ्टर शॉर्ट सर्किट। इसका तो बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाता हूँ। आमतौर पर तुमको किताब मिलेगा नहीं, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो, मान लो कि ये मैं एक प्लॉट खींचना चाहता हूँ यहाँ से। ये चलो इतना लिख देते हैं, वही एक्सेस टाइम पे। ये टाइम है और ये फील्ड करंट है, इस तरफ टाइम है। ये टाइम है और ये फील्ड करंट है। फील्ड करंट। ये फील्ड करंट। तो मान लो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे फॉल्ट आई है। उससे पहले जो तुम्हारा करंट था वो मैं तुमको दिखाऊं। मान लो कि ये करंट था, रेडी से दिखाता हूं, इतना करंट था। इतना करंट था, ठीक है। अब उसके बाद ये सडनली राइज करता है। द मोमेंट देयर इज अ फॉल्ट, कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम के चक्कर में ये राइज करता है। राइज कैसे करता है? जैसे तुमको मैंने दिखाया था कि शूट करेगा सीधे ऊपर, ठीक है, और उसके बाद डिके कर जाएगा फील्ड टाइम कांस्टेंट के हिसाब से। ये डिके कर रहा है, ये डिके करता हुआ अब फिर पुराने वैल्यू पे आ गया, स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई, आगे चल पड़ा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो टाइम कांस्टेंट है ये तब होगा जब आर्मेचर का जो रिएक्शन था उसकी वजह से जो फील्ड वाइंडिंग में चेंज हुआ उसको, उसके एसी नेचर को आप इग्नोर कर रहे हैं। तो इसीलिए अब मैं इसको डॉटेड दिखा रहा हूं। ये जो है इसको डॉटेड दिखा रहा हूं। ये फील्ड टाइम कांस्टेंट वाला है, ये फील्ड टाइम कांस्टेंट है। एक्चुअली क्या होगा? एक्चुअली ये होगा कि ये जो करंट तुम देख रहे हो कि ऐसा जा रहा है, ये ऐसा न जा करके इसको मैं मिटा दूं। कैसे मिटाऊं? हाँ, चला गया, गुड। ये ऐसे जाएगा, देखो बहुत सही मैं नहीं बना पाऊंगा लेकिन आइडिया समझ लो। ये ऐसे शूट करेगा,
और एक एसी वेव बनाएगा, इस टाइप की। बहुत सही नहीं बन रहा है, लेकिन मैं तुमको सिर्फ आइडिया देना चाहता हूँ कि ये ऐसे डीके करता है। ऐसे डीके करता हुआ ये ऐसे होते होते चला आता है। ये जो डीके है ना बेटा, ये डीके तुमको कैसे दिखाऊं, ग्रीन से दिखाता हूँ। ये जो एनवेलप है, ये एनवेलप, ये वेव अच्छी नहीं बनी है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तुम फिलॉसफी समझ लो कि ये डिकेज विथ आर्मेचर टाइम कांस्टेंट। ये जो एनवेलप है, डिकेज विथ आर्मेचर टाइम कांस्टेंट। डिकेज विथ आर्मेचर टाइम कांस्टेंट। फिर जब स्टेडी स्टेट पर तुम पहुंच जाओगे तो जो ओरिजिनल करंट था वो आ जाएगा, डीसी वाला। कांस्टेंट है ये। डिकेज विथ आर्मेचर टाइम कांस्टेंट। क्या मिटा दिया इसने, मिटा दिया कुछ। कांस्टेंट डिकेज विथ आर्मेचर टाइम कांस्टेंट। ये पैटर्न होता है फील्ड वाइंडिंग के करंट का, क्योंकि जो आर्मेचर रिएक्शन का करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट, वो इन्फ्लुएंस करता है ना बेटा फील्ड वाइंडिंग को। इसीलिए इसका पैटर्न ऐसा होता है, इट डिकेज विथ आर्मेचर टाइम कांस्टेंट। तो तुम ये महसूस करोगे कि इन्वेलप हमेशा दूसरे के टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। सब ट्रांजिएंट पीरियड तुमने देखा, डैम्पर के टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड किया, आर्मेचर टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं किया। वो डिके किया डैम्पर टाइम कांस्टेंट से। ट्रांजिएंट पीरियड वाला फील्ड टाइम कांस्टेंट से किया। दूसरे सर्किट के इन्वेलप, जो इन्वेलप का जो डीके है वो दूसरे के टाइम कांस्टेंट से होता है। वैसे यहां होता है। अब आखिरी बात, अगर डैम्पर वाइंडिंग ना हो, इफ देयर इज नो डैम्पर वाइंडिंग, देखो सिलिंड्रिकल रोटर में वेजेस और एंड रिंग्स जो होती हैं ना, वो काम कर जाती हैं डैम्पर का। इसलिए मत समझो कि सिर्फ सेलियंट पोल मशीन ही में डैम्पर वाइंडिंग होती है, यहाँ भी डैम्पर का काम कर जाती है। वो वेजेस, और सॉलिड रोटर आता है ना बेटा, सॉलिड रोटर है, वेजेस हैं, शॉर्ट सर्किटेड हैं दोनों एंड्स पे, वो एंड रिंग्स हैं वाइंडिंग के ऊपर, तो वो सब मिला करके बना देता है डैम्पर वाइंडिंग। और वहां भी रोल वही है, मतलब हंटिंग वगैरह को वहां भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेती है। बहरहाल थ्योरेटिकली अगर डैम्पर वाइंडिंग ना हो, वही मैं लिख रहा हूं, इफ देयर इज नो डैम्पर वाइंडिंग, if there is no damper winding, then the sub-transient period does not come into picture at all. If there is no damper winding, then no sub-transient period, then no sub-transient period. Then no sub-transient period.
देयरफॉर, सबसे बड़ी बात, देयरफॉर एक्स डी डबल डैश का वैल्यू एक्स डैश के बराबर हो जाता है। समझ गए? एक्स डी डैश के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो काफी एलेबोरेट एक्सरसाइज हो गई। वीडियो को खत्म करता हूं, इसको ग्रिड को हटा देता हूं। ग्रिड हट गई, यहाँ भी ग्रिड को हटा दिया मैंने। ठीक है, तो समझ गए तुम लोग सारी बात। एक मरतबा इसको ठीक से पढ़ दोगे, पावर सिस्टम वाली पढ़ाएंगे तो उनका भी ध्यान रखना। मेन ये है बेटा कि सब ट्रांजिएंट पीरियड हम लोगों को फॉल्ट एनालिसिस में यूज करना पड़ता है। ट्रांजिएंट पीरियड हम लोगों को यूज करना पड़ता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडीज के लिए, और स्टेडी स्टेट ऑपरेशन के लिए हम लोग सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो एक्सडी हम बता रहे हैं वो यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इजाजत दो, मैं चेक कर लूं कि ये रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। हाइड ओपन बोल्ड कर देता हूँ। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है बेटा, गुड। तो 1.25 घंटा के करीब हो गया ये, तो इजाजत दो इस वीडियो को खत्म करने की। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। अच्छा, आज मैं तुमको बताऊं, अब जो जितना सिंक्रोनस मशीन मुझे बताना था वो मैंने आज पूरा कर दिया। सिंक्रोनस मशीन एंड्स टुडे, सिंक्रोनस मशीन आज खत्म हो गई। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करवा दूंगा, और उसके बाद हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर शुरू करेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर वुड बी ऑन द नेक्स्ट एजेंडा। ठीक है, तो एज ऑलवेज हैव ए गुड डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। और आरोहण एजुकेशन का तुम लोग ज्वाइन करो बेटा, लेकिन नहीं तो बस यूट्यूब के चक्कर में पीछे होते चले जाओगे। मैंने सौरभ सर से कह दिया है कि कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा वो यूट्यूब पे वीडियो को डालें, ताकि जो लोग सिर्फ अपना कैजुअली देखना चाहते हैं, जो सीरियस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, उनकी भी नॉलेज बढ़ती रहे। लेकिन जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आरोहण जगह क्या क्या पैसा ही क्या ले रहे हैं, तकरीबन 1100 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 1180, 1200 ले रहे होंगे। क्या वैल्यू है उसका? फायदा बहुत होगा, तुम एक सीक्वेंस में पढ़ पाओगे, इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और तुम जानते हो इलेक्ट्रिकल मशीन जैसा सब्जेक्ट, हर चीज को कंसीव करना पड़ता है बेटा, एवरीथिंग हैज टू बी कंसीव्ड। तुम मैग्नेटिक फ्लक्स कभी देखते नहीं हो, तुमको कंसीव करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हुए देख नहीं रहे हो, कंसीव करना है। वो हमेशा मैं कहता हूं ना कि यहां नजर कुछ नहीं आते हैं, छुओ तो झटका मारता है। तो हर चीज तो कंसेप्ट की है, इसलिए कंसिडर करो इस चीज को, आरोहण एजुकेशन को ज्वाइन करो। सौरभ पांडे सर की भी थोड़ी इसमें असिस्टेंट से लेके वो सबको मेंटेन करना बहुत कॉस्टली काम है। तो ठीक है, अपना डिस्कस कर लो, पेरेंट्स से डिस्कस कर लो, दोस्तों से डिस्कस कर लो, दोस्तों को भी बताओ। ठीक है, मेरा मशवरा यही है। ठीक है, तुम ये मत समझो कि मैं पैसा कमाने के चक्कर में बोल रहा हूँ, नहीं। इस एज के स्टेज पर मुझे पैसे की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं मरने वाला हूँ यार, कब्र में जाऊंगा, मुझे क्या चाहिए? खाने पीने के लिए गवर्नमेंट हमको पेंशन बहुत दे देती है, हमारा पेंशन ही बहुत हो जाता है खाने पीने के लिए। ठीक है बच्चों, तुम कहोगे काहे के लिए इतनी बकवास हम लोगों के सामने कर रहे हैं? करना पड़ता है, बुढ़ापे में आदमी कुछ ज्यादा बकबक करता भी है। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।